नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, भीमा कोरेगांव हिंसा आप सभी को याद होगा। उसकी जांच हुई, एनआईए उसकी जांच कर रही थी, कई लोगों को जेल भेजा। उसमें लाल आतंकी यानी कम्युनिस्ट आतंकवादियों की भूमिका आई, जो खुद को नक्सलवादी कहते हैं, लेकिन दरअसल वो हैं शहरी माओइस्ट, जिनकी क्रांति बंदूक के नाल की तरफ से आती है, ऐसा आप सब जानते हैं। अभी ताजा मामला ये हुआ है कि कोर्ट ने गौतम नौलखा, जिसने खुद के लिए हाउस अरेस्ट मांगा था, उसको ₹2.25 करोड़ का बिल चुकाने के लिए नोटिस दिया है कि साहब ₹2.25 करोड़ दे दो, क्योंकि तुम्हें हाउस अरेस्ट रखने के समय इतना हमारा खर्चा हुआ है। 10 लाख रुपए ऑलरेडी वो दे चुका है गौतम नौलखा, लेकिन बाकी पैसे देने से इनकार कर रहा है। आखिर क्यों हाउस अरेस्ट की कीमत ₹2 करोड़ पहुंची गौतम नौलखा के लिए, इस बारे में जानते हैं व्यालोक पाठक जी से। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों को पता है कहानी किस्सा कम्युनिस्टों की हम लोग बांटते हैं, तो ये एक नया किस्सा आ गया है। जरा इस पर बताइए कि पहले ये मामला है क्या और कैसे ₹2.25 करोड़ की पर्ची एनआईए ने फाड़ दिया है लाल आतंकी गौतम नौलखा के ऊपर। इस मामले को पूरी तरह जानने के लिए थोड़ा सा मुझे इतिहास में जाना पड़ेगा और थोड़ा सा जो वर्तमान है वहां से शुरू करते हैं। एनआईए ने कहा है कि गौतम नवलखा की सुरक्षा पर जो खर्च हुआ महाराष्ट्र पुलिस और बाकी चीजों का, उसका बिल तकरीबन ₹2.25 करोड़ आया है। विशुद्ध रूप से ₹1,64,00,000 है, लेकिन वो लगभग ₹2.25 करोड़ है ही। और ऐसा नहीं है कि गौतम नवलखा ने मना किया है। 10 लाख रुपए वो ऑलरेडी दे चुका है और उसके वकील ने कहा है कि हम बाकी पैसा भी देने को तैयार हैं, लेकिन हिसाब किताब में पारदर्शिता रहनी चाहिए। और यह बहुत हंसी की बात है जब कोई शहरी माओवादी आतंकी इस तरह की बात करता है कि हिसाब किताब में पारदर्शिता होनी चाहिए, जिनका पूरा जीवन ही लेवी पर, आतंक की वसूली पर और जबरन छीना झपटी के पैसों से चलता रहा हो। अब इसके इतिहास में थोड़ा जाएं तो भीमा कोरेगांव, दरअसल उस जगह का नाम है कोरेगांव भीमा। भीमा नदी है और कोरेगांव उस गांव का जो अब कस्बा है और बहुत चर्चित, लेकिन नक्सलियों ने उसको या फिर किसी सो कॉल्ड पत्रकार ने भीमा कोरेगांव लिखना शुरू किया और उसके बाद लोगों ने उसको भीमा कोरेगांव लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके आसपास जितने गांव हैं भीमा नदी के आसपास, उन सबको उस तरह से, जैसे भीमा कोरेगांव, भीमा कुछ और, इस तरह से उनको कहते हैं। वहां 2018 में हिंसा हुई थी और ध्यान रहे कि वह हिंसा क्यों हुई थी। 200 वर्ष पूरे हुए थे एक घटना, और वह घटना कौन सी थी? वह घटना थी 200 साल पहले वहां पर अंग्रेजों और मराठों के बीच लड़ाई हुई थी। अंग्रेजों की तरफ से महार लड़े थे, महार रेजिमेंट लड़ा था। और महार कौन होते हैं? आज की तारीख में भारतवर्ष में उनको एससी कहा जाता है, दलित कहा जाता है। अब इन लोगों ने, चूंकि इनका पूरा एजेंडा है कि भारत को खंड खंड करना है और जातिगत आधार पर खास तौर से हिंदुत्व को, सनातन को पूरी तरह से बंटवारा कर देना है, तो तब तक जो चीजें कहीं नहीं थी, ठीक है इतिहास की चीजें थी, उस समय हिंदू के खिलाफ लड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने, हर एक जाति धर्म के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अपने देशवासियों पर अत्याचार किया, अपने देशवासियों से लड़े, वो सब कुछ इतिहास में जा चुका है। लेकिन इन लोगों की पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी रणनीति यही है कि कुरेद कुरेद कर इतिहास के उन जख्मों को कुरेदा जाए, उन पर नमक छिड़का जाए जो किसी तरह सनातन के विभाजन को मजबूत करें। इतिहास में ये नहीं पढ़ाएंगे कि रेगिस्तानी बर्बरों ने क्या किया, मुगलिया लुटेरों ने क्या किया, उन वहशियों ने क्या किया, उस पर ये चुप्पी साधेंगे। 200 वर्षों तक यूरोपियन असभ्यों का राज हम पर रहा, उन लोगों ने क्या क्या किया, इस देश को किस तरह लूटा, उस पर ये नहीं बताएंगे, लेकिन ये महार रेजिमेंट की गाथा जरूर गाएंगे। तो वहां पर एक स्तंभ है और उस पर वो 1818 में जो लोग
ये लोग कहते हैं शहीद हुए थे, हालांकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि हिंदू ही हिंदू के खिलाफ लड़ा था और मराठे के खिलाफ लड़ा था, तो मैं उसको बहुत अच्छी बात नहीं मानता हूँ। उस पर उन महान योद्धाओं के नाम लिखे हुए हैं, और जब वो लड़े होंगे तो वो शायद अपनी नौकरी कर रहे होंगे, अपना पैसा कमा रहे होंगे, उनको ये याद भी नहीं होगा या उनको ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि 200 वर्षों के बाद इस देश के कुछ सो कॉल्ड पढ़े लिखे बुद्धिजीवी उसको मुद्दा बनाकर इतना बड़ा दंगा करेंगे जिसमें 100-200 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो जाएगा। दो अभियुक्त थे इसमें, दीपू और मंगलू, और ध्यान रहे कि इनको आप कहीं भी सर्च करेंगे तो इनके नाम के आगे कॉमरेड लिखा आएगा, मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा, मतलब शहरी वामपंथी के साथ ये लोग जमीन पर थे और इन लोगों ने 1 साल से तैयारी की थी, ध्यान रहे। और महाराष्ट्र में चूंकि अंबेडकर का प्रभाव है, वहां दलित संगठन बहुत प्रभावी हैं, और चूंकि वह वहां दलित आंदोलन की एक तरह से कहें तो जन्मभूमि भी है, दक्षिण के राज्यों को ले लें और महाराष्ट्र को ले लें तो 1 साल की तैयारी के बाद वहां लोग जमा हुए, उसमें कभी थोड़ी सी पत्थरबाजी हुई और उस दिन पुलिस ने मामला संभाल लिया, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने जो तांडव किया उससे जान माल की हानि हुई, भयंकर हिंसा हुई और 100-200 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। उसी मामले में जब एनआईए की जांच चली तो कई और स्वनाम धन्यों के साथ ये गौतम नवलखा नाम का लीचड़ रक्त पिपासु शहरी माओवादी भी उसमें वांछित था, और इसको जब हाई कोर्ट ने जमानत दे दी तो एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसकी जमानत नहीं स्वीकृत होगी। तब इसने कहा कि मैं तो बहुत बीमार हूं जी, मुझे हाउस अरेस्ट दिया जाए। तो एनआईए ने कहा कि ठीक है, हाउस अरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप हाउस अरेस्ट में रखेंगे तो उसको जेल तो बनाना पड़ेगा ना, और उसके लिए महाराष्ट्र पुलिस की सेवाएं लगी। तो जब महाराष्ट्र पुलिस ने अब कहा एनआईए से कि सरकार 2.25 करोड़ लगभग होने वाला है, पैसा दीजिए, तो एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार ये पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन आप गौर करने वाली बात दर्शकों और अवनीश भाई एक ये है कि ये व्यक्ति कितना पैसे वाला है और इस गिरोह के लोग, कि ये कह रहा है कि मैं दे दूंगा। हिसाब किताब थोड़ा ठीक से होना चाहिए, इस बात पर गौर करने की जरूरत है और इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था, और गौतम नवलखा के साथ जो कुछ और नाम जिन पर बाकायदे अभियोजन चला और सिद्ध हुआ, उनका अपराध सिद्ध हुआ, वरवरा राव, मैं चाहूंगा दर्शक जरा इन नामों पर ध्यान रखें। वरवरा राव, अरुण फरेरा, वर्णन गोंसाल्विस और सुधा भारद्वाज, ये नाम है। तो यहाँ एक तरीके से साफ तौर पर क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी साफ दिखाई दे रही है। और दूसरा जो आपने बात किया कि कम्युनिस्ट तो इस बात का चूरन बेचते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए हक की लड़ाई हम लड़ते हैं, धन से हमारा कोई मतलब नहीं है। 10 लाख रुपए अपने कैद की कीमत ये चुका चुका है, 2.25 करोड़ रुपए चुकाने से मना नहीं कर रहा है। तो इतना पैसा आता कहां से है? और क्यों हमेशा यही होता है कि सनातन के खिलाफ जहर बोने वालों में ये क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी और उसके साथ लाल सलाम का गठजोड़ इस तरीके से सामने दिखाई देता है? और सिर्फ क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी नहीं, उसके साथ हरे रंग यानी मजहब का भी लगातार साथ दिखाई देता है। ये ताना बाना क्या है, ये केमिस्ट्री क्या है? और सीधी सी बात यह है कि गरीबों के हक हकूक की लड़ाई का दम भरने वालों के पास ये इतने करोड़ों रुपए अपनी कैद की कीमत के रूप में चुकाने के लिए कहां से आ जाते हैं व्यालोक जी? और एक चीज और, जरा उस गंभीर बीमारी का नाम तो बता दिया जाए जिसके आधार पर गौतम नवलखा ने ये हाउस अरेस्ट मांगा था। दांतों में दर्द और स्किन एलर्जी। आए हाय हाय हाय, ये है इसकी गंभीर बीमारी। तो ये नेक्सस क्या कहेंगे, जहां पर पैसा इन्वॉल्व दिखाई देता है, जहां
तो क्रिश्चियनिटी इन्वॉल्व दिखाई देती है, और मजहब का ताना बाना तो खैर कम्युनिस्टों के साथ है ही है, लाल और हरे का मिलन। ये जो पूरा मसला है, इसकी जो प्रेरणा मिली है, इसके जो प्रेरक तत्व हैं, उसका नाम अगर दर्शक जान लें और उस संस्थान को समझ लें तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। ये जो भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस या एल्गार परिषद का जो आयोजन हुआ था, उसके पीछे सीपीआई माओवादी पूरी तरह से थी। सीपीआई माओवादी हमारे देश का एक प्रतिबंधित संगठन है, खूंखार, बर्बर, क्रूर और हत्यारा। जिस सुधा भारद्वाज का आपने थोड़ी देर पहले नाम लिया, ऐसे ही ये लोग बस्तर में सक्रिय थे, और बस्तर में इन्होंने क्या किया नहीं किया ये पूरी दुनिया को पता है। और धन्यवाद दीजिए राजनाथ सिंह जी को कि उन्होंने नक्सलियों के फुटप्रिंट को 5% तक कर दिया है, वरना उस बस्तर में जो प्राकृतिक आप सुंदरता से, सुरम्यता से इतना भरपूर है, उसमें हम लोग केवल इसलिए जानते थे कि अखबारों में आती थी कि आज 12 लोग आईईडी से मारे गए, आज 13 की हत्या हुई, आज वहां सो कॉल्ड इन्होंने जन अदालत लगाई, 2 को खुलेआम फांसी दे दी। तो ये जो पूरा इनका दंडकारण्य वाला इलाका था, जिसमें ये महाराष्ट्र से लेके आंध्र प्रदेश और पूरा दक्षिण लेते हैं, उस पर खैर वो बहुत अलग विस्तृत चर्चा हो जाएगी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इन्होंने महाराष्ट्र में जो प्लान किया वो ये किया कि भाई इस दिवस के माध्यम से हमें पूरे दलित सेंटिमेंट्स को उभार कर और उनको हिंदुओं के कुछ और जातियों के खिलाफ खड़ा कर देना है। उसमें इन्होंने जो पर्चे छापे, पुलिस की चार्जशीट में है, ये बाकायदा लिखा हुआ है, उसमें इन्होंने नाम लेकर लिखा कि देश में बीजेपी आरएसएस की ब्राह्मणवादी नीतियों की वजह से दलित नाखुश हैं और उनकी असुरक्षा की इस भावना का इस्तेमाल लोगों को संगठित करने में किया जाना चाहिए था। आपने जो नाम लिए उनमें कुछ और नाम मैं जोड़ देता हूं, धावले था, गाडगिल था, विल्सन था, राउत था, सेन था, और इन सब को प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी ने निर्देशित दिया, पैसे दिए। और आपको पता है कि सीपीआई माओवादी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनको विदेशों से फंड आते हैं, चाइना उनको लगातार सपोर्ट करता है। और ये सब आप कहेंगे, अगर कोई दर्शक मुझे कहे कि इसको ये दीजिए, तो ये सब खुले डोमेन की बातें नहीं होती हैं, लेकिन ये सब जानते हैं, ये एक ओपन सीक्रेट है कि आपके देश में किस तरह की ताकतें काम करती हैं और किस तरह की बातें हैं। अब पुलिस ने जो बताया है या जो ये मुकदमा चल रहा है, आपको पता ही होगा और दर्शकों को भी पता होगा कि अभी तक ये मुकदमा चल रहा है। 10,000 पन्ने की चार्जशीट फाइल की है एनआईए ने, और उसके कई लोग अभी भी जेल में हैं। कुछ लोग जमानत भी पा चुके हैं, लेकिन अधिकांशतः उसके जो षड्यंत्रकारी हैं वो जेल में ही है। उस चार्जशीट का मुख्य आरोप यह है कि एल्गार परिषद का जो आयोजन हुआ था, जिसके बहाने ये पूरी हिंसा हुई, उसका मुख्य उद्देश्य सीपीआई माओवादी की उस योजना को पूरा करना था जिसके तहत महाराष्ट्र में उनको अपना फुटप्रिंट बढ़ाना था। महाराष्ट्र में हिंदुओं के बीच, ध्यान रहे, इस शब्दों को ध्यान देने की जरूरत है, हिंदुओं के बीच विभाजन की ताकतों को और उभारना था, ताकि समाज के वैमनस्य को सामने लाकर और अपना समर्थन बढ़ाया जा सके। यह उसका मुख्य उद्देश्य था। अब बात गौतम नवलखा पर। गौतम नवलखा कौन है? अगर आप उसका बायोडाटा देखेंगे तो गौतम नवलखा मेरी तरह का एक सामान्य पत्रकार है। आप अगर मुझे कहेंगे अभी कि यह लोग 2 लाख रुपए देने हैं, मैं कहूंगा अवनीश भाई कम से कम 10-15 दिनों का टाइम दीजिए, मैं बैंक से इंतजाम करूंगा, कहीं से करूंगा, कुछ करूंगा। और ये गौतम नवलखा साहब क्या करते हैं
1,64,00,000 के लिए तैयार हो जाते हैं इनका वकील। और इनका वकील कौन होगा? कोई कपिल सिब्बल टाइप ही होगा, जिसकी एक हियरिंग की कीमत लोग जानते हैं लाखों में होती है। इन लोगों के वकील भी उतने ही महंगे होते हैं। इन लोगों के वकील ऐसे होते हैं कि ईमेल पर मिलॉर्ड सुन लेते हैं। इन लोगों के वकील ऐसे होते हैं कि एक फोन पर अदालत खुलवा देते हैं। बहरहाल उस पर नहीं। रात भर कोर्ट खुली रहती है, जज साहब जागते रहते हैं, उस दिन उनको नींद नहीं आती, गर्मी की छुट्टियां नहीं मनानी होती, अदालतें बंद नहीं होती जी। और गौतम नवलखा का थोड़ा सा इतिहास बायोडेटा में शेयर कर लेता हूं कि ये व्यक्ति ईपीडब्ल्यू से जुड़ा हुआ था, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जिसको ये कम्युनिस्ट अपना बाइबल और कुरान मानते हैं, सो कॉल्ड। क्योंकि वो कहा जाता है कि बहुत प्रबुद्ध लोगों का था। हालांकि उसके अगर लोग देखेंगे तो 15-15, 20-20 पन्ने के आर्टिकल्स में क्या होता था भगवान जाने। लेकिन वो बहुत प्रबुद्ध लोगों का था। और कोई भी अगर डराना चाहता था, मुझे याद है कि जेएनयू में जब हम लोग पढ़ते थे तो जो भी विद्यार्थी डराना चाहता था वो ईपीडब्ल्यू की एक कॉपी लेके घूमता रहता था, या फ्रंटलाइन ले लिया। इन लोगों ने बौद्धिक आतंक का वह चरस बो रखा था, उससे वह आदमी 25-30 साल जुड़ा रहा। लास्ट में ये जब गिरफ्तार हुआ है, उसके पहले या आसपास न्यूज क्लिक से जुड़ा हुआ था। अब न्यूज क्लिक से आपको बहुत कुछ क्लिक होगा और दर्शकों को भी। और अगर क्लिक नहीं हुआ है तो बस न्यूज क्लिक गूगल कर लीजिए, और उसका भी मुकदमे चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा और ईज कर देता हूं। जो पॉपुलर नाम है अविशार शर्मा वाला, जो न्यूज क्लिक का मामला था, तो दर्शक मेरे ख्याल से जल्दी से उसको रिलेट कर लेंगे। जी जी। और न्यूज क्लिक में ये व्यक्ति था, और उसके बाद से इसने कहीं कोई नौकरी नहीं की, कुछ नहीं की। इसके बायोडेटा में इसका परिचय ये लिखा हुआ है, जर्नलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। अब ये इतनी गूढ़ परिभाषा है और इतनी एक्सपेंडेबल है, और इतना इसका विस्तार किया जा सकता है। एनीबडी कैन बी अ जर्नलिस्ट एंड अ सोशल एक्टिविस्ट। बाकी वो क्या कमाता है, नहीं कमाता है, कहां से कमाता है, किस तरह कमाता है, ये तो जब तक एजेंसियां पीछे नहीं पड़ेंगी नहीं पता चलेगा। और इन लोगों ने सब ने यही काम किया है। जी जी। अच्छा व्यालोक जी, देखिए ये एक समस्या पर हम लोगों ने इतनी जानकारी दे दी, इतनी सारी बात हो गई। जो सामने है वो नेक्सस भी खुल गया कि किस तरीके से हाईली फंडेड होते हैं और इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। एक जुमला बार बार उछाला जाता है कि साहब सरकार आपकी है, सिस्टम उनका है। यहाँ बताइए, एक आतंकी के लिए 2.25 करोड़ रुपए की फंडिंग हो जा रही है ना? ऐसे में आपने ये भी कहा कि थैंक्स टू राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री, की उन्होंने काफी हद तक जो है वो बस्तर और बाकी इलाकों में जो है वो नक्सलियों के फुटप्रिंट को काफी कम किया है। घटनाएं भी कम देखने को मिल रही हैं निश्चित तौर पर। लेकिन 10 साल हो गए सरकार को, कितना नेक्सस टूटा है और वो नेक्सस किस तरफ टूटने की तरफ जा रहा है? कब तक हम लाल आतंक के इस तरह के स्लीपिंग एक्टिव मॉड्यूल्स को, और इसमें तो मैं तो ये पूंजीपति मॉड्यूल कहूंगा, लाल आतंक का पूंजीपति मॉड्यूल, इस तरह के मॉड्यूल्स को आखिर कब तक पूरी तरीके से समाप्त होता हुआ देखा जा सकेगा? ऐसी कोई उम्मीद? बहुत उम्मीद है। और मुझे लगता है कि ये जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही बहुत सारी न्यूज आएगी और बहुत सारा काम करना होगा, तो उसमें एक संकेत इसका भी है। और देखिए सबसे बड़ा हमारे मतलब मैं कहता हूं कि दक्षिण टोले के लोगों के साथ दिक्कत यह है कि वो बड़े जज्बाती होते हैं और बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहते हैं। 10 साल हमारे लिए, एक व्यक्ति के लिए बड़ा समय है, किसी राष्ट्र के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है। 70 वर्षों में जो दुर्गंध व्याप्त किया गया है, जो जड़ खोदी गई है, उसको मिटाने के लिए समय लगेगा, और समय लग रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि तुम्हें पैसा देना होगा। यू हैव टू कफ अप। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करता था इस देश में न्यायालयों का जो हाल है, जिस तरह से न्यायालय यहाँ पर, कभी पतंजलि के बारे में आपने अभी हाल में फैसला सुना होगा कि वी विल रिप यू अपार्ट। दिस इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ अ जज।
ये किसी संभ्रांत व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। जज की तो भाषा छोड़िए कि हम तुम्हें चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये सड़क छाप भाषा है। और मवाली जब केजरीवाल के लिए रातों रात कुछ और चीजें हो जाती हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, लेकिन उसकी गति धीमी है। यह जरूर है कि भाई 6 महीने बाद संजय सिंह को जमानत मिली, ठीक है, आपके यहाँ क्योंकि कानून आपके यहाँ अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, अभी उस पर आपकी दंड संहिता केवल बदली है, अभी उसमें बहुत कुछ करना है। आपके यहाँ कोलेजियम का सिस्टम है, 25-30 परिवार मिलकर इस देश की पूरी न्याय व्यवस्था को चला रहे हैं, उस पर आप बात करेंगे ही नहीं। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध था, निराश होने की जरूरत नहीं है मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है, और यह देश बहुत शक्तिशाली है, और फिलहाल इस देश में जो सत्ता में है, ईश्वर से मनाइए कि वो दीर्घायु रहे, 1-2 टर्म और रहे, थोड़ा ये कीड़े और बिलबिलाएं, लेकिन काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। कितना भी पानी डालिएगा तो एक दिन में तो फूल नहीं खिल जाता है ना, बिल्कुल, वो तो समय पर खिलेगा। अरे साहब, मैगी को भी बनने में 2 मिनट तो लगते ही है ना, बहुत जल्दी बन जाती है ऐसा दावा किया जाता है। ये भी एक फर्जी विज्ञापन का मामला है, उसमें भी कोर्ट कहाँ रहती है ये भी देखने वाली बात है। एफएमसीजी से जुड़ा हुआ मामला है, तो निश्चित तौर पर देखिए, समस्या है तो उसके समाधान की तरफ जाना होगा, और समाधान तब खोजा जाएगा जब नीयत साफ हो। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का फैसला लाल आतंकियों के खिलाफ आना अपने आप में सुखद है, आश्चर्य भी है, सुखद आश्चर्य है। चलिए ये वाक्य मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो निश्चित तौर पर यह दुख भी होना चाहिए, ये लाल आतंकी किस तरीके से 10 लाख रुपए अपने घर में अरेस्ट होने और आतंकी काम को अंजाम देने के बाद अरेस्ट होने पर दे भी देते हैं, 2.25 करोड़ देने के लिए तैयार भी होते हैं, अकाउंटिंग मांगते हैं, वो भी एनआईए से। बहरहाल ये सब देखना सुखद है, और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से 2024 के बाद की एक प्लानिंग नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं और बात वो 2047 तक की करते हैं, तो निश्चित तौर पर लगातार लोकतंत्र में मतदाता उंगलियों के जरिए वो साथ देता रहे, माहौल बिल्कुल बन गया है, और ये उत्तरोत्तर चलता रहे, इस बात की आपने भी जरूरत बताई ब्यालोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो चर्चा से आपको इस घटना के बारे में जरूर पता चला होगा, और समाधान भी कैसे कैसे सामने आ रहे हैं ये भी पता चलेगा। हाँ, बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, जरा सा एक्सेलरेटर तेज करने की जरूरत है, लेकिन ये भी एक्सेलरेटर भी तेज तब होता है जब गाड़ी की अच्छी सर्विसिंग हो जाती है और गाड़ी रवा हो जाती है। तो अभी 10 साल एक राष्ट्र के लिए रवा होने का ही वक्त है, इससे ज्यादा का कोई वक्त नहीं है। हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि सब कुछ एक सही दिशा में चल रहा है। ब्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और ब्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।